हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए लाके आया हूँ आपका चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, आज हम इस चैप्टर में पहले अपने फर्स्ट वीडियो पार्ट में हम ये 4 टॉपिक कवर करेंगे। फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग हमारा क्या रूल था कि किस कारण से युद्ध हुआ था, युद्ध में क्या क्या हुआ था और उसका रिजल्ट क्या निकला था। उसी तरह यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फोर्स किस कारण से किस कारण से फोर्स वहाँ पे लगा, उसके फोर्स लगने पे वहाँ क्या हुआ और उसका रिजल्ट क्या निकला। तो आइए पहले, और फोर्स का किस चीज़ से डायरेक्टली कांटेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स का, प्यारे बच्चों, इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा फोर्स का डेफिनेशन। फोर्स इज़ अ पुश पुल और टू एंड फ्रो मोशन। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, आप देखो कि यहाँ पे मोशन क्यों जुड़ा। अब फोर्स का डायरेक्ट एक चीज़ ध्यान से रखना बच्चों, फोर्स जहाँ पे भी लगेगा वहाँ मोशन होगा ही होगा, वहाँ एसेलरेशन आएगा ही, एसेलरेशन होगा ही होगा। एसेलरेशन होगा यानी कि एसेलरेशन कौन सी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज़ बोथ वेक्टर क्वांटिटी यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा ही होगा। अब कहीं पे भी मान लो ये पेन है, ठीक है बच्चों, ये मेरा हाथ, मैंने इस पेन पे फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, ये देखो फोर्स लगाया, पेन उस डायरेक्शन में गया। कैसे इसको बताओगे, पेन मूव्स टू द लेफ्ट डायरेक्शन आफ्टर एडिंग सम फोर्स ऑन इट। जब मैंने इस पर फोर्स लगाया तब ये लेफ्ट डायरेक्शन में पेन उधर गया, इधर से लेफ्ट डायरेक्शन में गया, तो इसका हम लोग ने डायरेक्शन निकाल लिया। अब कितना क्वांटिटी का मैंने फोर्स लगाया वो इसका हम लोग मेज़र करेंगे कि इतना डिस्टेंस था हमारे पास, सर ने इतना डिस्टेंस लिया था, सर के हाथ का मास इतना था, जिसको हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स को हम लोग मेज़र करना सीखेंगे। और उसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो उसी तरह इसे हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ एन वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वी नीड टू डिफाइन इट्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। और फोर्स का डेफिनेशन है फोर्स इज अ पुश पुल और टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, जहाँ पे भी बच्चों याद रखना, कभी भी फोर्स लगा यानी याद रखना वहाँ एसेलरेशन हो गई। मैंने फोर्स लगाया, पेन मूव किया, एसेलरेट किया। यहाँ पे फोर्स लगाया, ये कैप है, कैप पे फोर्स लगाया, कैप ने पेन पे फोर्स लगाया, एसेलरेशन हुआ। तो जहाँ पे भी याद रखना फोर्स लगा यानी फोर्स का डायरेक्ट कांटेक्ट है एसेलरेशन से, या फिर कहीं एसेलरेशन हो रहा है या फिर कहीं पे मोशन में चेंज आ रहा है, वहाँ पे भी याद रखना डायरेक्ट कांटेक्ट है फोर्स से। मीन्स फोर्स इक्वल्स टू ए। ये ए अगर होगा तो फोर्स होगा तो ए होगा। इसका ऐसा यूनिट होता है बच्चों न्यूटन, इसको एन से डिनोट करते हैं और फोर्स को आप एफ से डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फोर्स का डिफिनेशन। अब आते हैं हम लोग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स में। तो इसको पहले, इसके बीच के कई बच्चों को ये भी प्रॉब्लम रहता है कि सर इसके समझ तो आ जाता है लेकिन इसका अगर डिफरेंस पूछ देता है तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसका डिफरेंस भी बता देता हूँ। और एक आप लोग ऐसे ही मेरे साथ एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, जिससे आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे तो आप लोगों को समझ भी आएगा और साथ साथ आप लोगों को याद भी होते चलेगा। क्योंकि लिखने से, रटने से ज़्यादा अच्छा तरीका होता है बच्चों लिखने का। क्योंकि आप लोग रट तो सकते हो, पढ़ सकते हो बिना समझे, लेकिन लिख नहीं सकते हो बिना समझे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करो लिखते समय। अब देखो, पहले आपको मैं समझा देता हूँ बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। अब आपकी खुद की एनसीईआरटी बुक से आप लोग देख सकते हैं कि ये एक टेबल पे ये एक ब्लॉक रखा रहता है, जिसमें एक्स साइड से, मतलब राइट साइड से, और वाई साइड यानी लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से फोर्स रखता है। लेकिन वो आप लोग ये देख सकते हो कि ये बॉक्स मूव नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे एक बैलेंस्ड फोर्स है। इधर से भी इस पेन को अगर मैं ये दोनों फिंगर से, मान लो ये पेन को मैं खींच रहा हूँ, दोनों पेन दोनों तरफ से खींच रहा हूँ, लेकिन किसी भी तरफ नहीं जा रहा है, यानी कि ये फिंगर और ये फिंगर दोनों इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, पहले ये दोनों लड़के और एक लड़की दोनों फोर्स लगाते हैं बॉक्स के एक साइड में, ये देख सकते हो, ये लोग लगाते हैं राइट साइड में। लेकिन ये डाउनवर्ड फोर्स देख सकते हो, जिसे आप लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, फ्रिक्शन फोर्स। ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इन बच्चों का लगाया गया फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स, दोनों इक्वल अमाउंट के हुए। इक्वल अमाउंट के होने के कारण नो चेंज इन मोशन। फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल है, मतलब कि कोई चेंज नहीं आएगा मोशन में, बैलेंस्ड फोर्स हो गया। लेकिन आप देख सकते हो जब ये दोनों मिल के ज़्यादा अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं, ये देखो फुल पावर लगा रहे हैं भाई, तो ये देखो अब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इधर मूव करना चालू कर दिया राइट साइड में। अभी भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन ये जो यहाँ पे फोर्स लगा
जो फोर्स लगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगा, उससे बॉक्स मूव करना चालू कर दिया, इसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। तो चलिए इसका मैं आप लोगों को डिफरेंस लिख देता हूँ बच्चों, इससे आप लोग भी समझ जाएंगे। तो ये हो गया बच्चों हमारा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का डिफरेंस। इक्वल फोर्स इज अप्लाइड बाय टू ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। आप देख सकते हो, ये देखो, इक्वल फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट ने अप्लाइड किया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में किया। अनइक्वल फोर्स, यहाँ पे अनइक्वल फोर्स होता है। देखो ये लोग, ये अपना इस डायरेक्शन में अप्लाइड कर रहा है, ये अपना इस डायरेक्शन में। ये एरो से समझो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ये छोटा एरो यानी कम फोर्स लग रहा है, सो यहाँ पे मूव कर रहा है। तो इसमें लिखेंगे अनइक्वल फोर्स इज अप्लाइड बाई टू ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों। अब नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन का मतलब होता है बच्चों कि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है किस तरह से वहाँ पे चेंज आ रहा है, चेंज इन मोशन क्या हो रहा है। तो इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट रेस्ट ही में था, लेकिन यहाँ पे रेस्ट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखते हो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये होता है अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में। अब आता है रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। या तो ऑब्जेक्ट इस तरह से रेस्ट ही में रहेगा, या तो मान लो ये पेन चल रहा था, ये मान लो ये पेन चल रहा था ऐसे, अब ये चल रहा है। अब दोनों ऑब्जेक्ट का फोर्स लगाने के बाद भी ये पेन चल रहा है, मतलब कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, जैसे पहले था वैसा अभी भी है, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स नो चेंज। मान लो ये उंगली पहले तीसरी उंगली इसको चला रही है, लेकिन अब ये दोनों उंगली मिल के भी इस पर बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्म वे में ही चल रही है। उसके बाद आता है थर्ड डिफरेंस में अनबैलेंस में एक्सेलरेशन मोशन। इसमें देखोगे पहले ऑब्जेक्ट तो भाई ठीक ठाक शांत था, लेकिन फोर्स लगने के बाद एक किधर चलने लगा, भले ही नीचे का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो क्या से, उसको कोई मतलब ही नहीं, भाई तू चल, अनबैलेंस्ड फोर्स हूँ मैं, तू मेरे साथ चलेगा नहीं तो तेरे को भगा के लेके जाऊँगा, बस यही है इसमें। ये हो गया इन लोग का डिफरेंस। अब आते हैं हम लोग इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है बच्चों की, अब इसमें हमारे एक साइंटिस्ट है गैलीलियो गैलीली, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कि एक मैंने बॉल ले लिया, ठीक है, अब ये प्लेन ले लिया, इंक्लाइंड प्लेन। अब इधर इस बॉल को इतना ऊपर से छोड़ा हूँ तो ये यहाँ पे नीचे आने के बाद भी फिर भी ऊपर जाके उतनी ही दूर तक जाएगा जितना दूर तक इसको छोड़ा था। यहाँ से छोड़ा था यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। अब फिर वो थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते हैं, इधर वाला साइड को इसको और फैला देते हैं, इसको और फैला देते हैं। तो अब देखते हैं कि जहाँ से छोड़ा था फिन बॉल वहीं पे आके वहाँ पे मिला, यहाँ पे बराबरी मिला। अब वो क्या करते हैं, अब ये करते हैं ना ये काम कि ये इसको एकदम सीधा कर देते हैं, एकदम हॉरिजॉन्टल बना देते हैं, एकदम सीधा। अब वो क्या देखते हैं कि ये जो बॉल है यहाँ से आया ऐसे, अब वो उधर चलते जा रहा है कि वो इस पॉइंट को मीट कर ले, लेकिन ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पर सीधा चलते जाएगा, मतलब कि उनका कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो तब तक अपना स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपना मोशन चेंज नहीं करता जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। अब देखोगे आप लोग जानते हो ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है, आप लोग कई बच्चे बोलोगे कि सर ये तो हमेशा के लिए तो चलेगा है नहीं, इतना फोर्स तो लगेगा नहीं। क्यों नहीं, आप लोग ऐसा क्यों बोलोगे कि सर हमेशा के लिए क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ नीचे ग्राउंड जो है वो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये यहाँ पे आएगा, चलते जाएगा, एक जगह आएगा, मान लो यहाँ रुक जाएगा, लेकिन इस पॉइंट तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन गैलीलियो गैलीली के हिसाब से ये बॉल चलते जाएगा क्योंकि उसको इस पॉइंट पे मीट करना है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो ऑब्जेक्ट चलता जाएगा। अब इसी से उन्होंने ये एक्वायर किया कि अच्छा भाई ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ा, ठीक है, ऑब्जेक्ट अपना मोशन में था, यहाँ पे रेस्ट पे था, फिर इधर भी आके वो उतना ही मोशन से गया और उसी प्लेस पे आके रेस्ट पे हो गया। वहाँ पे आके रेस्ट पे क्यों हुआ, क्योंकि उसका वो उतना फोर्स जो लगा था वो फोर्स ख़त्म हो गया। तो इससे उन्होंने ये सोचा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट अगर स्टॉप में मतलब कि रेस्ट में है आर, तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में चल रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो वो चलते ही जाएगा जब तक कि वो अपने फर्स्ट पोजीशन यानी पहले वाले पोजीशन पे ना पहुंच जाए। लेकिन उस पोजीशन तक पहुंचने के बीच में उस पर जब तक कोई अगर अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर कोई अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगता है, तो वो ऑब्जेक्ट तो कोशिश करेगा कि भाई मान लो ये पेन यहाँ पे है, ठीक है बच्चों, ये पेन यहाँ पे है, अब ये पेन को रेस्ट में है, यानी कि ये पेन रेस्ट में ही रहेगा, यहाँ पे इनका
अप्लाइड इनका अप्लाइड थ्योरी सही हो गया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये प्लेन चलते जा रहा है, अब ये ऐसे बढ़ते जाएगा जब तक ये इस प्लेस पे ना पहुंच जाए। लेकिन ये बोलते हैं कि उस बीच में यहाँ पे कोई पे ऐसा इन पे जब तक कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये पेन नहीं रुकेगी। ये पेन ऐसे चलते जा रहे हैं। अब मान लो मैं यहीं पे रोक दिया, इसको इधर वापस घूम के इसको टाइम ही नहीं दिया कि जा भाई तू पूरा अर्थ का चक्कर लगा के आ जा, यहाँ पे वापस आ जा, इतना इसको टाइम ही नहीं दिया, बीच में ला के यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगा के रोक दिया। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया इनर्शिया। तो बच्चों इसी को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। तो चलिए इनर्शिया का भी डिफिनेशन दे देता हूँ। और न्यूटन फर्स्ट लॉ में और कुछ नहीं है, बस यही इनर्शिया है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन समझा दूंगा कि ये इस क्वेश्चन से मतलब कि इससे न्यूटन के इस लॉ से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। द टेंडेंसी, तो ये रहा बच्चों हमारा इनर्शिया का डेफिनेशन। इनर्शिया द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट, यानी जहाँ था वहीं रहेगा, और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है। अब इसको बच्चों आप लोग बोलोगे सर लेकिन इसको हम लोग तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलते हैं, आप बताएं यहाँ पे गैलीलियो गैलीली ने बताया। तो बच्चों मैं बता रहा हूँ गैलीलियो गैलीली ने ये बताया था यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट जहाँ से छोड़ा गया इस प्लेन से वो अगले प्लेन पे वहीं तक पहुँचने की कोशिश करेगा। यहाँ से छोड़ा गया तो यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, और छोड़ दिया जाएगा तो वो घूमते पूरा धरती का चक्कर लगा के वापस यहीं पे आने की कोशिश करेगा, इतने ही हाइट पे। ये था गैलीलियो का एक्सप्लेनेशन। लेकिन जब न्यूटन ने इनके गैलीलियो के इसको पढ़ा तो वो बोलेंगे भाई ये तो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए चलेगा है नहीं, उसको कोई ना कोई फोर्स चाहिए होगा चलाने के लिए। तो उन्होंने इसी को न्यूटन ने फर्दर इसको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करके अच्छे से उसको समझा करके बोला। इसको आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 116 में मैंने इसको अंडरलाइन किया है। एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन एन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। ये फिर न्यूटन भाई साहब ने हमारे ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इन्होंने डिराइव किया। तो ये आप लोगों से अगर कोई इनर्शिया पूछ रहे हैं तो इनर्शिया आप बोलेंगे द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। ये हो गया इनर्शिया कि भाई जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में था वो मोशन में ही रहना चाहेगा। उसको मतलब कि भाई कोई खुजली नहीं हो रही है कि भाई मैं रेस्ट में हूँ तो मेरे को मोशन में होना चाहिए, मैं जैसा हूँ भाई मेरे को वैसे ही रहना है, मेरे को कोई छेड़ो मत। ये था इनर्शिया। अब न्यूटन अब ये इनर्शिया को उन्होंने गैलीलियो के इस इनर्शिया को उन्होंने पढ़ा, और न्यूटन ने ये डिराइव किया कि इस इनर्शिया को बनाए रखने के लिए या तो वो रेस्ट में या तो मोशन में है, इस इनर्शिया को बनाने के लिए उन्हें एक फोर्स चाहिए होता है। तब न्यूटन ने यही जो मैंने आपको बच्चों अभी आपके एनसीईआरटी बुक से दिखाया, यही न्यूटन ने फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया। तो ये यहाँ पे मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ लिख देता हूँ। हाँ तो प्यारे बच्चों अभी तो हम लोग ने इनर्शिया को समझा, लेकिन इनर्शिया में बस इतना ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट जैसा था वैसा ही रहेगा, रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में था तो मोशन में रहेगा। जब न्यूटन ने इनर्शिया को डिफाइन किया, जब न्यूटन ने इनर्शिया के एक्सप्लेनेशन को फर्दर एक्सप्लेन किया, तो ये मैं आपको सिंपल वर्ड्स में पहले आपको न्यूटन का इनर्शिया का लॉ आपको समझा देता हूँ, और उसके बाद न्यूटन ने कैसे इसको इनर्शिया को डिफाइन किया उसके साथ उन्होंने बहुत सी चीज़ों को जोड़ा। ठीक है, तो पहले आपको सिंपल वे में जिससे आप लोगों को समझ आ जाए ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको पेज नंबर और साथ साथ उसको अंडरलाइन करके दिखा दूंगा, जिससे आप लोग उसे पढ़ के और समझ भी सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कहा, इनर्शिया को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे न्यूटन ने इनर्शिया को फर्दर डिफाइन किया। ठीक है, तो ये देखो, इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, और इफ़ इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। जैसा था वैसा ही रहेगा, उसको कोई बदलाव नहीं चाहिए, आप लोग सब कोई जानते हो। until any external force is applied, until any external force is applied and it is direct proportional। और जब न्यूटन ने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया बच्चों, तो इन्होंने ये जोड़ दिया, एंड इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अब उन्होंने तो गैलीलियो भाई के पहले ही जो गैलीलियो भाई ने एक्सप्लेन किया था कि ऑब्जेक्ट जैसा था वैसे ही रहना चाहेगा, उसको तो उन्होंने सही बोला, लेकिन वो बोलते हैं कि वहाँ पे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक उन्होंने इस अपने डेफिनेशन में दो चीज़ अप्लाई किया, एक एक्सटर्नल फोर्स इज़ अप्लाइड और
इट इज़ डायरेक्ट इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इट मास। तो आप बोलोगे सर कुछ समझ नहीं है, तो देखो इसको समझने की कोशिश करो। जब कोई ऑब्जेक्ट, ये पेन रेस्ट में था, न्यूटन इसको कैसे समझता है, ये पेन रेस्ट में था, ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, लेकिन इसको मोशन में लाने के लिए मैं अपना फोर्स अप्लाइड करूँगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, तो ऑब्जेक्ट मूव किया। न्यूटन यही बोलना चाहता है कि जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो भाई वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो भाई वो मोशन में ही जाना चाहेगा, लेकिन अगर रेस्ट में है तो रेस्ट से उसको मोशन में लाने के लिए कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना होगा। अब वो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मास से प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इट मास। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है यानी कि जितना मास रहेगा उतना फोर्स लगेगा, ज़्यादा मास यानी ज़्यादा फोर्स। ये सब आप लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्लास 8 में पढ़ा है, फिर भी एक बार मैं आपको थोड़ी, अगर आप इसको, क्योंकि कई बच्चों को समझ नहीं आता, भूल जाते हैं। मान लो 5 आम का, मान लो 5 आम का दाम 20 रुपया है, ठीक है, 5 आम का दाम 20 रुपया है, ठीक है बच्चों। तो 10 आम का दाम कितना होगा, 10 आम का दाम कितना होगा ये बताओ, बोलो जल्दी बोलो। 10 आम का दाम कितना होगा, बोलोगे सर 40 होगा, जब पहले वाले का 20 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आम 5 था तो 20 रुपया था, आम बढ़ा तो दाम भी बढ़ा, आम बढ़ा तो दाम भी बढ़ा, तो यानी इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अगर पैसा बढ़ा तो आम बढ़ा तो दाम बढ़ा, ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। उसी तरह ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हल्का था इसलिए मेरे को हल्का फोर्स लगाना पड़ा, कम फोर्स लगाना पड़ा। अगर वहीं कोई, मान लो ट्रेन को मेरे को इनर्शिया में डालना है, उसको ट्रेन रेस्ट में उसको मूव कराना है, तो भाई अकेला तो मैं मूव कर नहीं पाऊंगा, मैं मजाक कर रहा हूँ। मान लो उसको इंजन चालू करके उसको मोशन में डालूंगा, ठीक है बच्चों, तो उसके लिए इंजन उतना फोर्स अप्लाई करेगा, एक्सटर्नल फोर्स, की ऑब्जेक्ट मूव करे, इसलिए मास के प्रोपोर्शनल होता है। आप लोग सर एक चीज़ बता दो, मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो मैं तुम लोग से पूछता हूँ बच्चों, कमेंट सेशन में कमेंट करो कि मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जल्दी कमेंट करो, 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, वहाँ पे कमेंट करो, जल्दी बताओ, फिर मैं आपको डिफाइन करूँगा मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि अगले चैप्टर में आप लोगों को मास और वेट के, ग्रेविटी चैप्टर में मास और वेट आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करो, फिर मैं बताता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा। तो अब सुनो, मैं बता रहा हूँ, आपका वेट कितना है, 70 न्यूटन। हमेशा एक चीज़ याद रखना, कभी भी वेट को बताना तो बच्चों, अब से तो वेट को आप लोग केजी बोलते थे, तो केजी वेट आप लोग वेट को बोलते थे केजी, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि मास का यूनिट होता है बच्चों केजी, और वेट इक्वल्स टू न्यूटन। क्यों? वेट इक्वल्स टू फोर्स। ये सब मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, जिससे, क्योंकि आगे में आपको पढ़ना है, आगे के सेक्शंस में। तो अब ध्यान से देखो, वेट और फोर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मास क्या होता है बच्चों, आपके बॉडी के अंदर कितना माल भरा है उसको मास बोलते हैं। माल कितना भर के रखो पॉकेट के अंदर उसको बोलते हैं, और मास इसको बोलते हैं। पॉकेट के अंदर कितना रुपया छुपा के रखो इसको मास बोलते हैं। इसको नहीं बोलते हैं कि भाई तेरे पॉकेट का वेट कितना है। वो पॉकेट का जो एक्चुअल वेट रहेगा, एक्चुअल वेट, उसको आप लोग वेट बोलोगे। मान लो आपकी बॉडी के अंदर जितना, पूछूंगा आपके बॉडी का मास कितना है, तो आप बोलोगे सर 70 किलो का हूँ, तो मैं बोलूँगा बेटा झापड़ मारूंगा तुम्हें। आपकी बॉडी का मास पूछ रहा हूँ, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर का ये जो मसल्स, रिब केज, ये बोन्स है ना, इसको मैं पूछ रहा हूँ वो कंटेंट कितना है, वो अंदर वाला कंटेंट कितना है। ये नहीं पूछ रहा हूँ पूरा शरीर का वेट बता बेटा, ठीक है। तो अब याद रखना, मास हमेशा किस में बताओगे, केजी में। मास क्या होता है, एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी। आगे के सेक्शन में जब मैं आपको शायद आपकी ग्रेविटी, या फिर इसी चैप्टर में अगर मैं आपको सॉरी बच्चों, ग्रेविटी चैप्टर में आपको मैं मास और केजी के बीच का डिफरेंस भी लिख के दूंगा, जिससे आप लोगों को कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और केजी में यही है, केजी चैप्टर, ग्रेविटी चैप्टर में भी यही है कि उसी में आपको समझा देता है वेट फोर्स के इक्वल होता है। तो मैं आपको बताऊँगा वो कैसे होता है। और ये आपसे याद रखना, मास हमेशा मास का वैल्यू क्या होता है, केजी ऐसा यूनिट। और वेट को हमेशा क्या बताओगे, न्यूटन। मान लो आपके सर का, मेरा वेट मान लो सर 80 किलो है, तो मैं क्या बोलूँगा, 80 केजी नहीं बोलूँगा, उसको किलो नहीं बोलूँगा, 80 न्यूटन बोलूँगा, क्योंकि वेट इक्वल्स टू फोर्स। इसको मैं आगे समझाऊँगा आपको। तो अब आपके बच्चों में आपको बुक से दिखा देता हूँ, इसका डेफिनेशन कहाँ है। आप लोग पेज नंबर 118 ओपन कर लीजिए। अब न्यूटन इसको कंप्लीट डेफिनेशन ऐसे देते हैं, इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पेज नंबर 118, लास्ट पैराग्राफ, क्वेश्चन के ऊपर वाला।
इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट। इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, शारीरिक प्रॉपर्टी है जिससे ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज, ऑब्जेक्ट अपने अंदर चेंज लाए, इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, अपने स्टेट ऑफ मोशन के में चेंज लाए, और ऑफ इन रेस्ट। या तो अगर वो मैं यही बताना चाहता था, ये सिंपल डेफिनेशन, इसको न्यूटन का भाई थोड़ा उनका लेवल ऊपर था तो ऊपर वाले लेवल से वो डिफाइन किया, इसलिए मैंने पहले आपको सिंपल वर्ड में सिखाया था। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रजिस्टर चेंज इन इट्स मोशन और इन इट रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में था तो मोशन में ही रहना चाहेगा, ये वो बोले। अब वो बोले मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर इन इट्स इनर्शिया, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो यही कंटेंट मैं आपको यही समझाना चाहता, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया से। ये हल्का ऑब्जेक्ट था तो इसको मोशन में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं लगा, जल्दी से आसानी से मूव कर लिया क्योंकि उसका अंदर का मास कम था। वहीं ट्रेन एक तो रहेगा, ट्रेन को मूव करने के लिए सर मर जाएंगे लेकिन ट्रेन नहीं मूव करेगा। सर को इंजन चालू करना होगा तो सर पागल तो है नहीं, सर इंजन चालू करेंगे। हम फिजिक्स के स्टूडेंट है भाई, हम समझदार हैं। तो इसको बोलते हैं, पहले ये लिखना हमेशा, आप इनर्शिया को कभी भी डिफाइन करोगे, अगर न्यूटन की तरह नहीं डिफाइन कर सकते ये बुक का रट्टा मत करो। मैं बोलता हूँ कभी रटो मत, समझो उसको, समझाना क्या चाहता है वो समझो, क्योंकि समझ लिए तो बेटा खुद से आप लोग बना के लिखो। हमेशा लिख देना, सर का मन करे तो सर का लिख के आओ, बुक का मन करे बुक का लिख के आओ, लेकिन रटना मत, उसको समझ के याद करना। तो ये बोलना चाहिए। ये भी देखो, ये छोटा में कर दिया, इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट अ चेंज इन इट्स मोशन और ऑफ रेस्ट। मोशन में रहना चाहता है तो मोशन में रहे भाई, रेस्ट में रहना चाहिए तो रेस्ट में रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब थोड़ा लेवल, वर्ड्स के लेवल ये हाई कर दिया, तो मैं चाहूँगा आप लोग तो इसी को लिखो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये करती हूँ। अगर आप इसको समझ गए तो इसको आप अपने से लिख देना। अगर आप लास्ट में नहीं लिख सकें, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, कितना इनर्शिया बॉडी पे लगा ये कैसे पता करोगे। मैं मान लो इस ऑब्जेक्ट को मूव कराया है, इस बॉडी पे मैंने कितना इनर्शिया, कितना फोर्स लगाया, कैसे मेजर करोगे। इस ऑब्जेक्ट का मान लो 5 किलो का अंदर का कंटेंट है तो समझ जाना सर ने 5 किलो इनर्शिया लगाया इस पर, यही ये बोलना चाहता है। इसलिए ये देखो, एक्सटर्नल एंड इट इज़ द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मास का होता है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक कवर। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सेकंड लॉ ऑफ मोशन लाएंगे। अब इससे बच्चों आओ बात करते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस की। रिलेटेड क्वेश्चंस की आप लोग समझ लो। सबसे पहले हम लोग मान लो एक, आप देखो आपके बुक से ही ले लेते हैं, क्या है आपके बुक का ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ब्लूप्रिंट, व्हाई डू वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड इन एन एक्सेलरेशन फॉर रेस्ट। अब ये पूछता है कि हम लोग मान लो ये बस में था, बस में हूँ मैं, देखो मान लो ये कॉपी को मान लो हम लोग बस हैं, ठीक है बच्चों। अब बोल रहे हैं हम लोग भाई बस में चलते जा रहे हैं, अचानक से ब्रेक मारा तो ये पेन मूव किया, ऐसा क्यों किया, ऐसे ये पूछना चाहता है भाई ऐसा क्यों किया। हम लोग जब बस में जाते हैं तो हम लोग खड़े भाई ठीक ठाक चलते जाते हैं, लेकिन जब ब्रेक मारता है बस वाला तो हम लोग ऐसे क्यों आगे पीछे मूव क्यों कर जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इनर्शिया लगा। सर इनर्शिया कैसे लगा बच्चों, हमारे कमर तक जो हमारा पैर था वो बस के साथ मोशन में था, लेकिन कमर के ऊपर का मतलब आपके स्टोमक से लेके हेड वेट तक तो वो सब आपके बच्चों रेस्ट में था। और हमारा इनर्शिया मैंने क्या समझाया, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, वो उसकी काबिलियत है कि अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में तो मोशन में रहेगा। तो आपका पैर जो था वो तो मोशन में था बस के साथ ये बस चल रहा था, आपका पैर भी चल रहा था, वो आपको पता नहीं, लेकिन आपका पैर उस समय मोशन में था। लेकिन जैसे ही ये बस चलते चलते रुक गया तो आपका ये जो पैर है ये फिर भी चाहेगा कि भाई मैं अपना मोशन नहीं बदलना चाहता हूँ, मैं सीधा ही मैं चल रहा हूँ तो चलते जाऊँगा। तो मतलब ये जो आपका पैर था वो चल रहा था, चलता जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स, ब्रेक लगा, गाड़ी रुकी तो आपका फोर्स पैरों पे भी लगा, आपका पैर रुकेगा। तो यहीं पे इसीलिए हम लोग आगे पीछे धक्का खा जाते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारा पैर भाई वो अभी भी मोशन में रहना चाहता है, अपना स्टेट नहीं चेंज करना चाहता, इसलिए हम लोग धक्का खाते हैं। अब एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे। अब ये आप लोग यहाँ पे ये देखो, ये एक प्लेट के ऊपर मतलब कि एक
प्लेट या जो भी है पेपर, उसके ग्लास के ऊपर रख के एक सिक्का रखता है। अब ये देखो ऐसे उसको मारता है ठक से, लेकिन आप लोग देखो कि पेपर आगे निकल जाता है लेकिन वो सिक्का वहीं गिरता है। ऐसा क्यों हुआ? सिक्का रेस्ट में था, पेपर को मैंने मोशन दिया, हमने मोशन दिया तो पेपर तो मोशन में आ गया लेकिन सिक्का अभी भी रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए नीचे गिर गया। इसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन स्टे इन रेस्ट। रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाहे, और जैसे हमारा पैर इन मोशन, मोशन में था तो मोशन में ही रहना चाहता था, इसीलिए हम लोग को शॉक लगता है। ठीक है बच्चों, यही इस चैप्टर में इनर्शिया में इतना ही कुछ है बस। और इसको हमेशा मास से बस लिख देना, इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मास, और आपका चैप्टर ख़त्म। अब बच्चों आई इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात, जो आपके लिए मैं इस चैप्टर में सरप्राइज़ के तौर पे लेके आया हूँ। आपके स्कूल में, आपके किसी भी ऑनलाइन दूसरे क्लासेस में, मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आपको कोई भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली ज़्यादातर कोई भी डेरिवेशन नहीं देगा, कोई भी मैथमेटिकली इसको डेरिवेशन नहीं देगा, मैथमेटिकली इसका कोई भी डेरिवेशन नहीं देगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं आपको अगले क्लास में इसका डेरिवेशन दूंगा, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन उसके सेकेंड लॉ से होता है। तो जब मैं आप लोगों को सेकंड लॉ समझा दूंगा तो उसके साथ साथ आपको फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल डेफिनेशन डेरिवेशन भी दे दूंगा। वो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको समझ भी आ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि मैं आपका टीचर हूं, तो ये मेरा हक है कि आप लोगों को समझाना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ खत्म हो गया। फर्स्ट लॉ में हम लोग ने ये पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता तो रेस्ट में रहेगा, फोर्स मोशन में रहना चाहता तो मोशन में रहना चाहता है, उसको अपना स्टेट नहीं चेंज करना है। और सेकेंड लॉ में हम लोग पढ़ेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया, कितना अनबैलेंस फोर्स लगाया, इस फोर्स को हम लोग मेज़र करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।